तो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। और मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण कक्षा हिंदी की। आज की इस कक्षा में लोग चर्चा करने वाले हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, यूजीसी नेट, यूपी टीजीटी पीजीटी, जेआईसी प्रवक्ता, डीट प्लस बी और बीपीएससी टीयर 4 की कक्षाओं की। इसके साथ साथ उत्तराखंड में टीजीटी पीजीटी की भर्ती आ गई है। तो जहां पर भी टीजीटी पीजीटी के समकक्ष हिंदी के बहुविकल्पी सवाल पूछे जाते हैं, वहां ये पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का सबसे पहला सवाल जो है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला सवाल क्या है कि समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है। तो जितने भी साथी आ चुके हैं वो फटाफट लाइक कर दे वीडियो को और अपने जवाब हमें प्रेषित करें। सवाल क्या है, समीक्षात्मक कृति आलोचना के पक्ष के लेखक कौन है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। प्रश्न संख्या 41, इसके पहले 40 तक हम लोग इसको सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, पूछा गया समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है। आलोचना का पक्ष, चलिए बताइए फटाफट। सवाल पूछा गया है कि आलोचना के पक्ष के लेखक कौन है। रमेश कुंतल मेघ, डॉक्टर धर्मवीर भारती, रमेश शाह या फिर नंद किशोर आचार्य। अब देखिए, ये जो सवाल है यहां पर हमें कुछ महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों के नाम मालूम होने चाहिए। यदि हमें कुछ महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों के नाम मालूम है तो सवाल आसान हो जाता है। जैसे रमेश कुंतल मेघ। रमेश कुंतल मेघ को हम क्यों जानते हैं? तो रमेश कुंतल मेघ का जो मुख्यतः औदार्य है वह मिथकीय साहित्य की आलोचना पर है। यानी मिथकीय साहित्य जो है उसकी आलोचना पर इनका बड़ा काम देखने के लिए मिलता है। तो उस दृष्टिकोण से जो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, अभी ज्यादातर हमारे साथी जो है वो केवीएस और एनबीएस की परीक्षा में लगे हुए हैं, जो कि सब्जेक्ट उसमें पूछा ही नहीं जाएगा। इस वजह से अभी थोड़ी सी संख्या कम रह रही है। उसके बाद जो है परीक्षा के बाद एलटी और ये का रिजल्ट भी लगभग आने वाला है, तो थोड़ी सी संख्या बढ़ेगी। लेकिन अभी बहुत सारे लोग अलग अलग टारगेट किए हुए हैं और एलटी के बाद कुछ लोग निराश भी हो गए हैं। इस वजह से थोड़ी सी समस्या है। बहरहाल पूछा गया है कि समीक्षात्मक कृति आलोचना के पक्ष के रचनाकार कौन है। तो यहां पर कौन हो जाएंगे? रमेश शाह हो जाएंगे। और ये 2001 में इस पर उनको एक पुरस्कार दिया गया, व्यास सम्मान। कौन सा पुरस्कार दिया गया? व्यास सम्मान दिया गया रमेश चंद्र शाह को। अजय की डायरी, या कई जगह इसको आज की डायरी भी देखने के लिए मिलता है। अजय की डायरी देवराज किस विधा की कृति है? अजय की डायरी देवराज किस विधा की कृति है? अब यह भी काफी कंफ्यूज करने वाली कृति है। तो लगता यह है कि डायरी है, लेकिन वास्तविकता यह कि डायरी है ही नहीं है। ये डायरी न होकर क्या है? एक उपन्यास है। डायरी न होकर क्या है? ये उपन्यास है। और इसके उपन्यास के जो लेखक हैं देवराज हैं। इनके पथ की खोज, पथ की खोज भी इनका एक महत्वपूर्ण रचना है। पथ की खोज भी इसी तरह का है। बाहर भीतर, बाहर भीतर, रोड़े पत्थर, मैं और आप, बाहर भीतर, मैं, वे और आप इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। किसकी है? देवराज की।
इसकी विधा पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे? बताएंगे कि ये उपन्यास है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया? किस पत्रिका का? आलोचना पत्रिका का संपादन नहीं किया। अब यहां पर यह देखना है कि आलोचना पत्रिका की शुरुआत कब से होती है। तो एक अपने दिमाग में अगर रख लें कि आलोचना पत्रिका कहां से प्रकाशित हुई, पहले प्रकाशक कौन से हुए, तो और आसान हो जाएगा। आलोचना पत्रिका, ये पत्रिका जो है राजकमल प्रकाशन के द्वारा कराई जाती है। राजकमल प्रकाशन के द्वारा कराई जाती है और यह एक त्रैमासिक पत्रिका है, यानी 3 महीने में एक बार आती है। शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह और इन लोगों ने इसका संपादन किया है, लेकिन धर्मवीर भारती ने इसका संपादन नहीं किया है। अब ये वर्तमान जो संपादक हैं, वो वर्तमान संपादक इसके कौन है? संजीव कुमार हैं। आलोचना पत्रिका का प्रकाशन अगर आपसे पूछा जाए कि कब से होता है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाएगा। तो क्या होगा? अक्टूबर 1951 से। आलोचना पत्रिका का जो प्रकाशन है वह कब से शुरू होता है? तो अक्टूबर 1951 से इसका प्रकाशन शुरू होता है। और वर्तमान संपादक इसके कौन है? तो वर्तमान संपादक हैं इसके संजीव कुमार। ठीक है। संस्थापक संपादक जो इसके रहे शिवदान सिंह चौहान रहे, यानी जब पत्रिका की शुरुआत होती है तो संस्थापक संपादक इसके कौन रहे? शिवदान सिंह चौहान रहे। अब इसका प्रकाशन कहां से किया जाता है, तो यह भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। इसका प्रकाशन दिल्ली से किया जाता है, त्रैमासिक रूप से 3 महीने में एक बार किया जाता है। नंदुलारे वाजपेयी भी इसके संपादक रहे हैं। नंदुलारे वाजपेयी भी रहे हैं, अरुण कमल रहे हैं, नामवर सिंह रहे हैं। ठीक है। अगला सवाल, कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है? अब यह भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगर पाप पुण्य की बात की जाए तो आम मानस और आम जनधारणा में एक बड़ा सवाल है कि भाई पाप पुण्य कहते किसको हैं? कंकाल क्या है? कंकाल, तितली और इरावती, ये 3 महत्वपूर्ण उपन्यास माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद के। तो उस तरह की समस्या किस और उपन्यास में देखने के लिए मिलती है? तो बीसगुप्त कुमारगिरी, बीसगुप्त कुमारगिरी, चाणक्य, चित्रलेखा, इस उपन्यास में बताया गया कि
पाप और पुण्य में हम किस पर टिके रहे। एक गुरु जी के दो शिष्य थे। एक शिष्य को कहा गया कि भाई ऐसा है, तुम जाओ और केवल धर्म कर्म में ही लगे रहो, तपस्या करो और तपस्वी जैसा जीवन व्यतीत करो। और एक शिष्य से कहा गया कि जाओ तुम ऐसो आराम करो, अच्छा जीवन व्यतीत करो, और बाद में मैं तुम लोगों से बुला के पूछूंगा कि पाप और पुण्य किसे कहते, किसने पाप किया किसने पुण्य किया। अंत में स्थिति यह निकल कर आई कि आप अपने हृदय को जितना मारते हैं उससे बड़ा पाप कुछ नहीं होता है। यानी पाप और पुण्य जैसी कोई शब्दावली है ही नहीं। दुनिया जिसको पाप कह दे वो पाप है, दुनिया जिसको पुण्य कह दे वो पुण्य है। और पाप और पुण्य की परिभाषा समय समय पर बदलती रहती है। किस प्रकार से बदल रही है? एक समय पाप का मतलब होता था कि भाई अगर आपने किसी पराई स्त्री से, यानी आपका विवाह हो गया और आप किसी पराई स्त्री के विषय में सोचते हैं तो वो पाप है। लेकिन आज वो बहुत बड़ा पाप नहीं है। हो सकता है कि आज के 2 4 10 साल बाद वो बिल्कुल पाप न रह जाए। आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वाइट स्वैपिंग की घटनाएं हो रही हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े अधिकारी गाड़ी की चाबी ले जाके, कमरे की चाबी ले जाके एक साथ सारी चाबियों को वहां पर ऐसे कर देते हैं और आंख बंद करके एक चाबी को उठा लेता है। जो चाबी जिसके हाथ में आ गई वो पत्नी भी उसके साथ जाके एक रात बिताएगी। इस तरह से स्वैपिंग का मामला बहुत उठता है और बीच में दब जाता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों की कहानियां हैं। तो इस तरह का जो, अब ये क्या है, एक समाज के द्वारा इसको एक्सेप्टेंस मिल गई है, तो ठीक है। ये विवाहेतर संबंध, एक्स वाइफ, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स वाला किस्सा क्या है, आज भी वैलिडेट हो गया है। मतलब उसको उतना बुरा नहीं माना जाता है इतना। तो समय के साथ पाप और पुण्य जो है वो क्या होता है, बदलता रहता है। न तो कुछ पाप है न पुण्य है। तो इस तरीके से चित्रलेखा भी क्या करती है, 1934 में ये जो रचना आती है, 1934 में जो रचना आती है, इसका भी यही उद्देश्य है कि पाप पुण्य का लेखा जोखा। आप भी अगर किसी चीज को पाप और पुण्य मानते हैं कि हम किसको पाप की श्रेणी में रखें और किसको पुण्य की श्रेणी में रखें, तो आपको आवश्यकता है कि आप पढ़िए चित्रलेखा को, और जिसने पढ़ा है वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चित्रलेखा का कई बार समय भी पूछ लिया जाता है कि इसका समय क्या है। अगला, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? अब देखिए, कुछ उपन्यास जो है इनका अनुक्रम भी पूछा जाता है। कुछ उपन्यास जो है उनका अनुक्रम भी पूछा जाता है, यानी वो कब आए उनका डेट आपसे पूछा जाता है। उनकी डेट आपसे पूछी जाती है। डेट कैसे याद रखें? तो डेट अगर आप नहीं याद रख सके तो कम से कम यह जरूर याद रखें कि पहला कौन सा है और बाद में कौन सा है। तो एक ट्रिक मैंने इस पे बताई थी, बाण चार पुन पोथा, कि पहले बाण से 4 बार मार दिए बच्चे को, और पुन माने फिर से कहते हैं कि चलो बेटा पोथा उठा लो, यानी किताब उठा लो। बाण चार पुन पोथा। अब कई बार इनकी डेट भी पूछी जाती है, कि यानी आपसे डेट भी पूछ ली जाएगी। तो डेट भी आपको इनके उपन्यासों की कम से कम याद रखनी चाहिए। हजारी प्रसाद के जो विषय है उपन्यासों का, वह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे पहला उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, क्योंकि बाण पहले आ रहा है तो बाण किस में आएगा, बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में, यानी भारत आजाद होने की 1 साल पहले। चार चंद्रलेख 1963, पुनर्नवा 1973 और अनामदास का पोथा 1976 में आता है।
अब इनके एक उपन्यासों का वर्ण विषय आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहां से हूबहू सवाल आपसे पूछा जाता है, सीधे सीधे सवाल यहां से बनता है। चलिए देखते हैं। जैसे एक उपन्यास है 1946 में, बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा। जैसे कुछ सवाल हैं जिनको पेटेंट कर लेना चाहिए कि कुछ भी हो यहां से सवाल पूछा ही पूछा जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। तो उसी में से एक सवाल यह भी है, बाण भट्ट की आत्मकथा, इसके विषय में क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कि किस शताब्दी का यह उपन्यास है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि बाण भट्ट की आत्मकथा में किस शताब्दी की कथा को बताया गया है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, किस शताब्दी की कथा को बताया गया है? तो किस शताब्दी की कथा को बताया गया, यह भी आपको याद रखना है। तो यह जो है 7वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी के संस्कृत साहित्य में एक बाणभट्ट हैं, तो उनकी कथा पर आधारित है। लेकिन अब वो बाणभट्ट की कथा किस प्रकार की है? बाणभट्ट तो हैं, लेकिन बाणभट्ट की कथा कैसी है? काल्पनिक कथा है। कथा भी उनकी कैसी है? काल्पनिक है। तो जब हम कथाएं देखते तो कथाएं कितनी प्रकार की होती हैं? एक तो काल्पनिक कथा होती है, ठीक है। दूसरी कथा किस प्रकार की होती है? एक होती है भाई हमने कल्पित कर लिया, उत्पाद्य कर लिया, अपने से बना लिया। एक ऐतिहासिक कथा होती है और एक मिश्रित कथा होती है। तो काल्पनिक और ऐतिहासिक दोनों को मिला देते हैं तो मिश्रित कथा बन जाती है। तो इसमें 7वीं शताब्दी में बाणभट्ट को काल्पनिक रूप में दिखाया गया है। अब इसमें यह भी पूछा जाता है कि उस समय शासन किसका था, यानी एक तो शताब्दी के अनुसार पूछा जाएगा, एक आत्मकथा के आधार पर पूछा जाएगा, एक समय के आधार पर पूछा जाएगा, और तीसरा अगला सवाल पूछा जाएगा किसका शासन काल था। तो किसके शासन काल पर आधारित उपन्यास है? तो आप क्या बताएंगे? हर्षवर्धन। क्या बताएंगे? हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन कालीन की राजनीति और सामाजिक स्थितियों का चित्रण हुआ है। लेकिन अब इस उपन्यास के माध्यम से यह भी सवाल पूछा जाएगा कि इसका जो वर्ण विषय है वह आधार क्या क्या था। तो एक तो था इसका आधार नारी का सम्मान। पहला उद्देश्य क्या था? नारी का सम्मान। प्रेम का उदात्त चित्रण। प्रेम का उदात्त चित्रण पूछा जा सकता है। इनमें से कौन सा उद्देश्य बाणभट्ट की आत्मकथा का नहीं था? और सांस्कृतिक पुनरुत्थान। सांस्कृतिक पुनरुत्थान। तो इस तरह से सवाल अगर पूछा जाए तो आप फटाफट इसका जवाब दे सकते हैं। इसी तरीके से यहां पर एक दूसरा उपन्यास भी आता है। दूसरा उपन्यास कौन सा आता है इनका? उससे भी इसी तरह का सवाल पूछा जाएगा। तो इसको याद कैसे रखेंगे? यहां बाण आ रहा है तो बाण से तुरंत याद रख लेना बाणभट्ट की आत्मकथा। और बाण कौन थे? संस्कृत के थे। अब अगर इसका डेट याद रखना हो कि बाणभट्ट की आत्मकथा जो उपन्यास है किस काल का है, तो बस तुरंत एक बाण बना देना। देखो बाण कैसे बनाओगे? ढिच्युम ढिच्युम ढिच्युम, 3 बाण हो गया ना। तो बस ऐसे याद रखना है कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस शताब्दी की कथा है, भूले ना, इसके लिए 3 बाण मार दो। एक बाण इधर से, एक बाण इधर से, एक बाण इधर से, तुरंत याद हो जाएगा कि 3 बाण है यानी बाणभट्ट। तीनों बाण ही तो लग रहे हैं ना। 3 बाण बना दिया आपने और ये 7वीं शताब्दी, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। क्लियर रहेगा? डेट उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन समय इसका महत्वपूर्ण है। 1963 में आता है चारुचंद्र लेख जो है। अब ये इसका भी समय पूछेगा तो इसमें 12वीं 13वीं शताब्दी का खंडित भारत है। पहले क्या है? भारत अखंड भारत था,
लेकिन इसमें किसकी चर्चा की गई है? खंडित भारत की चर्चा की गई है। और समय क्या है? 12वीं 13वीं शताब्दी का खंडित भारत जो है, ऐतिहासिक घटनाएं हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें तत्कालीन समाज का पतन, तांत्रिक साधनाओं का भ्रम, आपसी कलह, विज्ञान इच्छा और क्रिया का सामंजस्य, इन सब पर बल दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया 12वीं 13वीं शताब्दी का। तो इसका जरूर याद रखिएगा। तो कई बार इनके उपन्यास पूछ लिया जाता है कि शताब्दी के क्रम में इनके उपन्यासों को क्रम में रखिए। तो जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा 7वीं शताब्दी की कथा को बताती है, वैसे ही चार चंद्रलेख वह 12वीं 13वीं शताब्दी की कथा को बताती है। अब ये कैसे याद रहेगा? तो देखिए, जो चांद होता है वो अपने चरम पर कब होता है? 12वें और 13वें दिन, क्योंकि 14वें दिन से 14वें और 15वें दिन वो कम होता है। तो हमें याद रखना, चार चंद्रलेख, चंद्रमा सबसे विकसित रूप में कब आता है? 12वें 13वें दिन। यानी चार चंद्रलेख, चंद्र 12वीं 13वीं से इसको हम जोड़कर याद रखेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। पुनर्नवा, ये भी महत्वपूर्ण है। पुनर्नवा, तो पुनर्नवा 1973 का है, 1973 का है। अब इसे याद रखना है साथियों कि पुनर्नवा का जो समय है वो क्या है, यानी किस शताब्दी की कथा का वर्णन यहां पर मिला है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि इसमें वर्ण व्यवस्था की जड़ता, वर्ण व्यवस्था की जड़ता मिलती है, विरुद्ध मानवीय प्रेम के विरुद्ध मानवीय प्रेम को बताया गया है। और इसकी कथा कब की है, यह आपसे सवाल पूछा जाता है। तो पुनर्नवा यानी चौथी शताब्दी, पुनर्नवा यानी इसमें चौथी शताब्दी का वर्णन है, पुनर्नवा। अब पुनर्नवा जो शब्द है, इसमें देखिए कुल कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4। पुनर्नवा में कुल कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। पुनर्नवा प न व, यानी पुनर्नवा में कुल कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। इसका मतलब पुनर्नवा की शताब्दी की रचना है, तो चौथी शताब्दी की रचना है। पुनर्नवा की शताब्दी की रचना है, तो चौथी शताब्दी की रचना है। चार चंद्रलेख, चांद अपने विकसित रूप में कब होता है? 12वीं 13वीं शताब्दी। बाणभट्ट की आत्मकथा, बाण में क्या होता है? कौन सी संख्या में बाण बना होता है? 7 में बाण बना होता है, 7 में बाण बना होता है। बाणभट्ट की आत्मकथा 7वीं शताब्दी। चार चंद्रलेख, चंद्रमा अपने विकसित रूप में 12वीं 13वीं में, 12 और 13वें दिन होता है। ठीक है, अब वर्ण व्यवस्था और जड़ता पर जो विरोधाभास दिखाया गया है, का विरोध किया गया है, पुनर्नवा, पुनर्नवा में कुल कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण है। 1 2 3 4, याद रखेंगे, 4 हो गया। अब बात करते हैं, अब ये जो पुनर्नवा है, मृत जो है मृच्छ कटिकम, मृच्छ कटिकम जो कथा है, कटिकम जो कथा है शूद्रक की, उस कथा का नए संदर्भों में प्रयोग किया गया है। पुनर्नवा यानी मृच्छकटिकम, पुनर्नवा यानी नया जो रूप दिया गया है, किसका? मृच्छकटिकम का नया रूप इसमें दिखाया गया है। ठीक है, इसके अलावा फिर इनकी जो अगली रचना है, जिसका भी हमें समय याद रखना है और वर्ण याद रखना है, 1976, 1976 अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा। अब इसे कैसे याद रखेंगे? यह उपनिषद काल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ठीक है, दार्शनिक उपन्यास है और उपनिषद काल पर आधारित है, उपनिषद काल पर आधारित है। और ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग का द्वंद्व है। यहां पर क्या है? ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग का द्वंद्व है। अब इसे कैसे याद रखेंगे? इसका समय कैसे याद रखेंगे? तो बहुत महत्वपूर्ण है।
अनाम दास का पोथा। अब देखिए, पोथा का मतलब याद कैसे करेंगे? उपनिषद। बाकी क्या होती है? पोथी होती है। लेकिन जो धार्मिक ग्रंथ है वो क्या है? पोथा है। तो ये उपनिषद काल पर आधारित है। किस काल पर आधारित है? पोथा है तो उपनिषद काल पर आधारित है। ठीक है। अब यहां पर एक ऋषि हैं, रैक्व मुनि। क्या नाम है उनका? उनका नाम है रैक्व मुनि। तो रैक्व मुनि आख्यान पर आधारित है। ये रैक्व मुनि आख्यान पर आधारित है। कैसे याद रखेंगे? तो पोथी आम व्यक्ति लिखते हैं, यहां पोथा लिखने की बात आएगी तो पोथा कौन लिखेगा? रैक्व मुनि लिखेंगे। तो कैसे याद रखेगा? रैक्व मुनि आख्यान पर आधारित कौन सा है? तो वो पोथा है। रैक्व मुनि पोथा लिखेंगे। रैक्व मुनि क्या लिखेंगे? पोथा लिखेंगे। इनकेस अगर इसकी डेट भी याद रखनी हो तो रैक्व मुनि क्या लिखेंगे? पोथा लिखेंगे। कौन सा पोथा? उपनिषद लिखेंगे। अब रैक्व मुनि कितने साल के होंगे? अब काफी बूढ़े होंगे, तो सबसे बूढ़े होंगे तो यानी इनकी डेट भी सबसे अंतिम वाली होगी। यानी तो ये रैक्व मुनि है, पोथा लिख रहे हैं, तो सबसे बड़े बुजुर्ग होंगे, यानी सबसे अंत में आएंगे, यानी 1976 में। अगर आपको डेट में भी कंफ्यूजन हो तो इतना याद रख लेना कि भाई अब ये क्या है? उपनिषद लिख रहे हैं, रैक्व मुनि है, तो काफी बूढ़े रहे होंगे। बूढ़े रहे होंगे यानी अप्रॉक्स 76 साल के रहे होंगे। यानी अनामदास का पोथा 1976 में। ठीक है। रैक्व मुनि आख्यान पर आधारित है। अब इसमें एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है वो क्या है? देखिए, लोग क्या बन जाते हैं? लोग बन जाते हैं कि मैं मुनि बन गया और मैं कंदराओं में चला गया और मुझे देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है और मैं सिद्ध पुरुष बन गया। तो इसमें बताया गया कि ऐसा नहीं भाई कि आप देश दुनिया छोड़कर कंदराओं में चले जाएं और आप सिद्ध पुरुष बन जाएंगे। जी एकदम ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है एकांत साधना नहीं बल्कि जन सेवा और प्रेम है। जन सेवा और प्रेम है, एकांत साधना नहीं है। अगर आप एकांत साधना को क्या मानते हैं? जीवन की सार्थकता मानते हैं, तो एकांत साधना जो है वो जीवन की सार्थकता नहीं है, बल्कि जीवन की सार्थकता किसमें है? जीवन की सार्थकता किसमें है? जन सेवा और प्रेम में है। ठीक है। तो इस तरीके से हमें इनके उपन्यासों को इस तरह से याद रखना है। अब मुझे लगता है कि कभी भी इनके उपन्यास से अगर कोई सवाल पूछा जाएगा तो आप लोग गलती नहीं करेंगे, और गलती करेंगे तो मैं कसम रखवा दूंगा। पहले हम लोग कसम रखवाते थे ना, कैसे? कि तुम्हार विद्या नाश हो जाए। अवधि में जब हम लोग छोटे छोटे थे तो कहते थे कि तुम्हार जाओ साल भर की विद्या नाश हो जाए। तो मैं ये समझ नहीं पाता था कि मतलब ये साल भर की विद्या का कॉन्सेप्ट क्या है। तो साल भर की विद्या का कॉन्सेप्ट बाद में समझ में आया कि बच्चे जब फेल होते हैं तो एक साल के लिए फेल होंगे, तो वो श्राप देता था कि जाओ तुम फेल हो जाओ एक साल के लिए। तो ये क्या कहते थे? जाओ तुम्हारी साल भर की विद्या नाश हो जाए। तो कोई छू मंतर जैसा होता, बड़े दुखी हो जाते थे। तो कहते थे अरे यार सॉरी भाई, माफ कर दो, मेरी विद्या उतार दो। तो विद्या उतारी भी जाती थी। अगर आपने विद्या की कसम चढ़ा दी है तो विद्या की कसम उतारी भी जाती थी। तो वो कहता था नहीं उतारेंगे। तो बहुत रिक्वेस्ट करते थे भाई प्लीज जो है किसी तरह से करके हमारी विद्या वाली कसम उतार दो। तो कहते अच्छा ठीक है उतार देंगे। तो अब हम लोगों क्या कैसे होता था? इतनी बड़ी ऊपरी तुहार कसम उतरी। तो उसमें एक राइम भी बनती थी। अब आपके यहाँ पता नहीं कैसे वो कसम उतारी जाती थी, मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग के यहाँ वो कसम उतारी जाती थी। मतलब ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा बोझ लेके जीवन पे चल रहे हैं। बहुत दुखी रहते थे कि यार उसने हमारे ऊपर विद्या रखवा दिया है। तो वो कहते थे कि इतनी बड़ी ऊपरी तो आज विद्या उतरी। तो वो इस तरह से कुछ राइम बना देते थे और वो विद्या उतर जाती थी। तो मुझे लगता है कि अब ये जो नई पीढ़ी है वो पता नहीं इसको मानती है और इस तरह का कुछ अवधारणा है भी कि नहीं है। उनके लिए तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा, हमारे लिए तो विद्या माता थी, बहरहाल एक युग था। तो चलिए अगली रचना की तरफ हम सब बढ़ते हैं। अगली रचना है पंत जी और पल्लव शीर्षक में इनमें से किस साहित्यकार ने प्रसिद्ध समीक्षा लिखी है? चलिए फटाफट बताइए। रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, विजय देवनारायण शाही, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा।
अब यहां पर पल्लों की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। दरअसल 1918 में 1918 में झरना लिखा गया प्रसाद के द्वारा। इसे छायावाद की प्रयोगशाला कहा गया। प्रयोगशाला कहा गया। इसी तरीके से 1928 में पंत ने पल्लव लिख दिया। देखिए, छायावाद एक ऐसा काल है आधुनिक काल में, छायावाद एक ऐसा काल है आधुनिक काल में जिसपे सबसे ज्यादा आरोप लगा और उसी काल के समय लगा। जैसे आदिकाल में, आदिकाल के बाद लोगों ने आदिकाल पर आरोप लगाया, भक्तिकाल पर आरोप लोगों ने भक्तिकाल के बाद लगाया, रीतिकाल पर आरोप लोगों ने रीतिकाल के बाद लगाया। लेकिन छायावाद एक ऐसा समय है, उसी समय ही उस पर आरोप लगना शुरू हो गया। तो छायावाद पर जो आरोप लग रहे थे, उन आरोपों का जवाब देने के लिए और छायावाद की आइडियोलॉजी को स्थापित करने के लिए पंत जी ने जो रचना लिखी 1928 में, उसको पल्लव नाम दिया गया। ठीक है। और इसे छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो ये काव्य संवेदना जो है छायावाद की, काव्य संवेदना जो है छायावाद की, उसको स्पष्ट करने का काम करता है कि छायावाद की काव्य संवेदना क्या है। भाषा और छंद का परिष्कार, भाषा और छंद का परिष्कार भी इसमें करने का प्रयास किया गया और पंत जी ने इसमें खड़ी बोली को पराश्रय दिया कि भाई खड़ी बोली को हम स्वीकार कर रहे हैं। ऐतिहासिक तुलना भी की गई और रूढ़ियों का विरोध भी किया गया। रूढ़ियों का इसमें विरोध भी दिखाया गया। एक सवाल यहां और पूछा जाता है कि ये जो पल्लव की जो भूमिका थी, किसने लिखी थी? पल्लव की भूमिका को किसने लिखा था? तो छायावाद का घोषणा पत्र इसे कहा गया और छायावाद का घोषणा पत्र इसे नगेंद्र जी भी मानते हैं। तो यहां पर उसी रचना को आधार बनाकर उस पंत की पल्लव पर जो भूमिका लिखी गई, तो उसका जवाब देने के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने क्या लिखा था? पंत जी और पल्लव लिखा। यानी पल्लव छायावाद का जवाब देने के लिए लिखी गई और पंत और पल्लव का जवाब देने के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पंत जी और पल्लव लिखा। ठीक है। इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक कौन है? इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखा गया नाटक कौन सा है? बताइए। नाग बोडस। अब ये देखिए, इनके प्रमुख नाटकों में देखें, एक गाना है, क्या है? अम्मा तुझे सलाम। तो अम्मा तुझे सलाम, क्यों अम्मा को सलाम कर रहे हैं? क्योंकि तुमने मेरे लिए खूबसूरत बहू ला दी और उस बहू को मैं कहां रखूंगा? तीन टप्पर में रखूंगा। कृति विकृति, कृति विकृति, इनका एक नाटक है जिसका नाम है, तीन नाटक, नर नारी उर्फ नर नारी उर्फ बाबा लोचनदास। अब कैसे याद रखेंगे कि नाग बोडस ने, अब क्योंकि ये काले नाग जैसे थे, एकदम कलूटे, तो इनके अम्मा ने इनके लिए खूबसूरत बहू मिला दी।
तो इन्होंने अम्मा को क्या कहा, अम्मा तुझे सलाम, क्योंकि तुमने खूबसूरत बहू मेरे लिए ला दी। अब बहू कहां रखेंगे, 3 टप्पर में रखेंगे। घर टूटा फूटा था, नाग बोडस थे, तो 3 टप्पर में रखे। और वो 3 टप्पर कैसा था, कृत विकृत था, 3 नाटक। और नारी उर्फ बाबा लोचन दास, ये इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। अब ये जो अम्मा तुझे सलाम है, इस जो ऊपर नाटक है, इसका वर्ण विषय भी पूछा जाता है। तो यह भिखारियों पर आधारित नाटक है। उपभोक्ता समाज में भिखारियों के जीवन में भी यह लिखा गया है। ठीक है। इसके अलावा इनका जो एक और नाटक है, खूबसूरत बहू, ये जो नाटक है, इसका भी वर्ण विषय थोड़ा बहुत माना जाना चाहिए। ये बुंदेली ब्रज, 2 भाषाओं के मिश्रण में लिखा गया है। बुंदेली और ब्रज, इन 2 भाषाओं के मिश्रण से यह लिखा गया है। ग्रामीण जीवन और पारिवारिक रिश्ते और सामाजिक विसंगतियों को इसमें दिखाया गया है। और ये इसका जो हास्य व्यंग के माध्यम से ग्रामीण जीवन और पारिवारिक रिश्ते और विसंगतियों को दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो नाग बोडस ए। ठीक है। इसके अलावा ये जो बाकी नाटक हैं, इनसे भी सवाल पूछा जाता है, क्योंकि ये भी सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा जैसे एक योर्स फेथफुली, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। योर्स फेथफुली, मुद्रा राक्षस का है। इसमें जो ऑफिस की लाइफ है, ऑफिस की जो लाइफ है, उसको केंद्र में रख के इसको रखा गया है। और इसमें एक डच फिल्म भी 2022 में बनाई गई थी। एक डच फिल्म भी जो है योर्स फेथफुली के नाम से बनाई गई है। 2 दोस्त इसबोल और डोबिल अपनी बेवफाई छिपाने के लिए गर्ल्स ट्रिप पर जाती हैं, और लेकिन जब इसाबोल की हत्या हो जाती है तो बोल झूठ के जाल में फंस जाती है। तो अगर आप चाहें तो नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म भी उपलब्ध है। नेटफ्लिक्स पे यह फिल्म उपलब्ध है, वो जाके आप देख भी सकते हैं। इसके अलावा यम गाथा जो है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। दूधनाथ सिंह की रचना है। और इसका जो मतलब कथा है, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। इसकी कहानी भी पूछा जाता है। ठीक है। समकालीन समाज जो है, इसमें मानवीय रिश्तों की जटिलताएं दिखाई गई हैं। अगला, इनमें से शिवमूर्ति की कहानी नहीं है। अब देखिए, शिवमूर्ति की जितनी कहानियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिवमूर्ति जी मेरे बहुत फेवरेट कहानीकार हैं। जैसे केसर कस्तूरी, इनसे मैं कई बार मिला भी हूं। कुच्ची का कानून, मैंने इनसे पूछा कि आपकी कहानियों में अगर एक कहानी आपको ही चुनना पड़े कि आपकी सबसे बेस्ट कहानी कौन सी है, सबसे अच्छी कहानी कौन सी है, तो आप कौन सी चुनेंगे। इन्होंने मुझसे बताया
कि मैं कुच्ची का कानून कहानी को चुनूंगा और ये मुख्यतः दलित साहित्य पर आधारित एक महत्वपूर्ण कहानी है। उपन्यास भी त्रिशूल तर्पण आखिरी छलांग, नाटक भी इन्होंने लिखा कसाई बड़ा तिरिया चरित्र। तो तिरिया चरित्र जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। कसाई बाड़ा, भरतनाट्यम भी इनके महत्वपूर्ण है। पूछा गया इनमें से कौन सी शिवमूर्ति की कहानी नहीं है, पूछा गया है शिवमूर्ति की कहानी नहीं है। तो अकर्मक क्रिया, हिमेश से संज्ञा को रुका गया। अच्छा अच्छा, चलिए मुझे तो मालूम ही नहीं था। ठंडी है भाई, कोई भी लुक आ जाए। चलिए तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 49 का डी, अकर्मक क्रिया। सेवाराम यात्री है इसके रचनाकार, सेवाराम यात्री। अगला सवाल, यदि कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है तो इसमें कोई अत्युक्ति न होगी। एक प्रकार से यह उन्हीं के परिश्रम, विद्वत्ता और विचारशीलता का फल है। कोश ने शुक्ल जी को बनाया और शुक्ल जी ने कोश को। यह युग प्रवर्तक लेखक रामचंद्र शुक्ल तथा प्रसिद्ध कृति शब्दसागर के संबंध में मूल्य परक कथन इनमें से किस साहित्यकार का है। तो देखिए, रामविलास शर्मा जो हैं, इन पर बड़े आरोप लगे। क्यों आरोप लगे? क्योंकि यह कहा गया कि भाई एक मार्क्सवादी आलोचक है। मार्क्सवादी आलोचक होते हुए भी इनके जो प्रिय कवि हैं वो तुलसीदास हैं। मार्क्सवादी होते हुए भी इनके जो प्रिय आलोचक है रामचंद्र शुक्ल हैं। तो रामचंद्र शुक्ल भी दक्षिणपंथ से जुड़ रहे हैं और सगुण धारणा से जुड़ रहे हैं, वर्ग व्यवस्था का पोषण करने वाले हैं। तुलसीदास भी ऐसे हैं। इसलिए रामविलास शर्मा के ऊपर आरोप भी लगता है कि भाई कैसे, कि इनके जो प्रिय कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं, प्रिय आलोचक जो है वो रामचंद्र शुक्ल हैं। तो रामचंद्र शुक्ल के विषय में ये कह रहे हैं, जहां से पूछा जाता है कि क्या पूछा जाता है कि शुक्ल जी को बनाया और शुक्ल जी ने कोश को। क्या उन्होंने लिखा है कि विद्वत्ता और विचारशीलता का फल है कि कोश ने शुक्ल जी को बनाया और शुक्ल जी को कोश ने। युग प्रवर्तक लेखक रामचंद्र शुक्ल के विषय में किसका कथन है? रामविलास शर्मा का। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं? चलिए देखिए, जो अज्ञे जी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। अज्ञे के जो उपन्यास हैं, जैसे पहला उपन्यास जो इनका शेखर एक जीवनी है, वो मुझे बहुत पसंद है। जैसे एक सवाल आपसे पूछा जाए कि भाई अगर आपको मालूम चल जाए कि यह दिन आपकी दुनिया का सबसे अंतिम दिन है तो आप क्या करना चाहोगे? वैसे ही एक व्यक्ति है गे जिनको मालूम चल जाता है कि मुझे अब फांसी होने वाली है अगले दिन। तो जब आपको फांसी होने वाली होगी तो ऐसा लोग कहते हैं कि जब आदमी कोई मरने वाला होता है तो वो फ्लैशबैक में चला जाता है और पूर्व की स्मृतियां उसके मन में आ जाती हैं। उसने अभी तक जीवन क्या जिया है, उसके जीवन के प्रमुख पल क्या थे, वो सारी चीजों को रिबैक करके याद करने लगता है, फ्लैशबैक शैली में चला जाता है। इसीलिए जब इनको मालूम चलता है कि भाई मेरे जीवन का ये आखिरी दिन है, तो क्या चले जाते हैं, फ्लैशबैक में चले जाते हैं और अपने जीवन को याद करने लगते हैं। तो ये शेखर एक जीवनी जो है 1941 और 44 में स्वतंत्रता की खोज और विद्रोह और आत्म का विश्लेषण दिखाता है।
इसमें फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद है, और फ्राइड का जो मनोविश्लेषणवाद है बड़ा अजूबा मनोविश्लेषणवाद है। आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, और उस पर काफी बहसें भी होती रहती हैं। कुछ लोग मानते, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि एक बालक जो है वो अपने काम चेतना की शुरुआत अपने माता के साथ करता है। बहुत छोटा सा रहता है, दूध पीने के साथ साथ जो अठखेलियां करता है वहीं से उसकी काम चेतना की शुरुआत होती है। लेकिन अब पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता, बहुत छोटा सा बालक, उसको क्या मालूम होगा। लेकिन इस प्रकार के भी आरोप लगते हैं। लेकिन जो शेखर जीवनी है इसमें भी जो मनोविश्लेषणवाद है वो है, लेकिन किस रूप में है। तो इड, ईगो और सुपर ईगो, ये तीन शब्द आते हैं। तो यहां पर जो है वो अहम की बात की गई है, जिसको ईगो कहा जाता है, इजी ओ कहा जाता है। इसमें काम चेतना और अहम, काम चेतना और अहम की बात की गई है। और ये काफी कुछ जो उपन्यास है मुझे जो ओशो हैं उनके विचारों से भी ये मिलता है। ओशो ये कहते हैं कि किसी भी स्त्री को किसी पुरुष के प्रति काम चेतना का अनुभव होना, और किसी पुरुष का किसी स्त्री के प्रति काम चेतना का अनुभव होना, वो एक जैविक प्रक्रिया है। उसमें आप चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते, रोक नहीं सकते हैं, वो आएगा ही आएगा। तो यहां पर भी यही कहा गया है कि एक ही समय में अलग अलग स्त्रियों से उसका जो आकर्षण है काम चेतना का, वो काम चेतना और अहम, इन दोनों चीजों को मिलाकर दिखाया गया है। और बहुत ही अच्छा उपन्यास मुझे लगा शेखर जीवनी, जो कि 2 भागों में है। ठीक है, इसके बाद जो इनका एक और उपन्यास आता है, अभी डेट नहीं आई है, डेट नहीं आई अभी। ठीक है, दूसरा उपन्यास इनका जो आता है वो है नदी के द्वीप। अब इनके भी सारे उपन्यासों की डेट आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे पहला उपन्यास 1941 में आता है शेखर जीवनी, दूसरा आता है 1951 में, यानी पहले से दूसरे में 10 साल का अंतर है। नदी के द्वीप में क्या है कि व्यक्ति और समाज, व्यक्ति और समाज के बीच का संबंध दिखाया गया है। अब पूछा भी जाता है कि नदी के द्वीप में नदी किसका प्रतीक है और द्वीप किसका प्रतीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि द्वीप जो है वो व्यक्ति का प्रतीक है। द्वीप कौन है? व्यक्ति का प्रतीक है। और नदी किसका प्रतीक है? समाज का प्रतीक है। पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। क्षण में द्वितीयता और आधुनिक मनुष्य की एकांकी संवेदना को इसमें केंद्र में रखा गया है नदी के द्वीप में। ठीक है, इसको भी आप ऐसे याद रखेंगे। तीसरा जो इनकी रचना है, अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और इसमें जो ये है, ये भी उसके 10 साल बाद आता है, 1961 में। यानी पहला 1941 में, दूसरा 1951 में, और तीसरा कब आता है? 1961 में आता है, अपने अपने अजनबी। और यह जो पूरा का पूरा उपन्यास है, यह अस्तित्ववादी दर्शन पर आधारित है। यहां से कई बार सवाल पूछा गया है कि आगे का वह कौन सा उपन्यास है जो अस्तित्ववादी दर्शन पर आधारित है। तो यहां पर अपने अपने अजनबी जो है वो अस्तित्ववादी दर्शन पर आधारित है। इसका मृत्यु का साक्षात्कार और मानव अस्तित्व की स्वतंत्रता, मृत्यु का साक्षात्कार और मानव अस्तित्व की स्वतंत्रता, मानव अस्तित्व की स्वतंत्रता, इस उपन्यास का ये 2 प्रमुख उद्देश्य है। ये 2 चीजें दिखाता है कि व्यक्ति जो है वह मृत्यु के समय बिल्कुल अकेला होता है। मृत्यु के समय व्यक्ति क्या होता है? बिल्कुल अकेला होता है। इस वजह से उसे
जीवन के चुनाव स्वयं करने होते हैं। जीवन का चुनाव उसे स्वयं करना होता है। तो यह अस्तित्ववादी दर्शन पर आधारित है। अब यह भी पूछा जाता है कि इस उपन्यास पर किसका किसका प्रभाव है। तो ज्यापाल सात्र, ये पश्चिमी विचारक ज्यापाल सात्र हैं जिनका प्रभाव है। आजादी और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, ये दो चीजों पर बात करते हैं, आजादी और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अब ये दर्शन क्यों उपजा? एक समय पूरे दुनिया को यह लगने लगा था कि मार्क्सवाद इतना तेजी से फैल रहा है कि इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ जाएगा, कोई भी इससे नहीं बचेगा। तब क्या हुआ? यहां पर कुछ लोगों ने उसी के विरोध में अस्तित्ववादी दर्शन की स्थापना कर दी। यानी कार्ल मार्क्स यानी मार्क्सिज्म के विरोध में अस्तित्ववादी दर्शन की स्थापना कर दी जाती है। अब आपसे पूछा जाए कि अस्तित्ववादी दर्शन का प्रमुख आधार क्या है, तो अस्तित्ववादी दर्शन का प्रमुख आधार है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पहला आधार मुख्य है और जिम्मेदारी और चुनाव पर यह जोर देती है। शास्त्र के अनुसार मनुष्य कोई पूर्व निर्धारित स्वरूप या सार नहीं होता, वह पहले संसार में आता और फिर अपनी पसंद के अनुसार खुद को बनाता है। यानी जो अभी तक बनी बनाई परंपराएं, रूढ़, समाज, ये सब कुछ है, वो शास्त्र उसको सबको खारिज कर देता है और ये कहता कि अगर हमने जन्म लिया है तो हमारे लिए पहले से कोई बना बनाया नियम नहीं है, मैं उसका चयन करूंगा, मैं अपने अनुसार चीजों को ऑर्गेनाइज करूंगा। लेकिन कोई ऐसी पुरानी व्यवस्था, नियम नहीं है कि जो मेरे जन्म लेते ही मेरे ऊपर थोप दिए जाए, लाद दिए जाए। मैं अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर उन चीजों का चयन करूंगा। उनमें ही कई चीजें हैं, जैसे विवाह। अब कहा जाए कि भाई अगर आपने जन्म ले लिया है और आप 21 वर्ष के हो गए हैं तो आपको विवाह करना है। अब अस्तित्ववादी दर्शन कहेगा कि ये मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रश्न है, मैं विवाह चाहूं करूं या ना करूं, इस तरह का नियम मैं मानने वाला नहीं हूं। तो कोई परंपरागत नियम ऐसा नहीं है जो किसी व्यक्ति को जन्म के साथ उसके ऊपर लाद दिया जाए। नहीं भाई, मैं विवाह नहीं करूंगा। अपनी पसंद के अनुसार वह व्यक्ति स्वयं के नियम खुद बनाता है और स्वयं के नियमों को मानता है। इसके साथ साथ वो कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जिम्मेदारी, हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता के लिए जो भी जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारियां भी जो है वह भी मेरी ही है। इसके अलावा अकेलापन और चिंता, यह भी अस्तित्ववादी दर्शन की प्रमुख बात है कि भाई अगर हमने कोई निर्णय ले लिया, अब मान लीजिए हमने कह दिया कि भाई मैं विवाह नहीं करूंगा, सलमान खान ने कह दिया कि भाई विवाह नहीं करूंगा, राहुल गांधी ने कह दिया विवाह नहीं करूंगा, योगी जी ने कहता मैंने विवाह नहीं करूंगा। ठीक है, बहुत कुछ अस्तित्ववादी दर्शन से प्रभावित है, जो परंपरागत मानदंड उसको नहीं अपना रहे। लेकिन एक समय के बाद ऐसा भी होगा कि इनको एक अस्तित्ववादी चिंता भी पैदा होगी कि अपने भविष्य और निर्णयों के परिणाम के प्रति अनिश्चित व्यक्ति में एक चिंता भी होगी, करे यार मेरा बाद में क्या होगा। इस प्रकार की अकेलापन और चिंता भी होगी। प्रामाणिकता, अस्तित्ववादी लोग क्या कहते हैं कि ये तो समाज और व्यक्ति के दबाव में अपना जीवन नहीं व्यतीत करते हैं।
बहुत सारे आज के युवा हैं अस्तित्ववादी दर्शन से प्रभावित हैं। कहते हैं चार लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, कोई मतलब नहीं। कौन क्या कहेगा इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। समाज क्या कहेगा, व्यक्ति क्या कहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरे के दबाव में आकर स्वयं के मूल्यों और इच्छाओं को हम नहीं जिएंगे। हमारे मूल्य, हमारी इच्छाएं हमारे से ही निर्भर रहेंगी। यह भी एक दर्शन का महत्वपूर्ण बात है। और ये सारे लोग जो थे, ये जितने भी अस्तित्ववादी थे, ये सब नास्तिक थे। ये सब कौन थे? नास्तिक थे। तो यह भी एक महत्वपूर्ण जो है यहां पर बात आती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अस्तित्ववादी दर्शन इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि ये बार बार शब्द आपके यहां आता है। अस्तित्ववादी दर्शन से प्रभावित कौन है, अस्तित्ववादी दर्शन किन रचनाओं में मिलता है। ठीक है, आपने जो पूछा है चारवाक दर्शन, तो चारवाक दर्शन तो बहुत ब्रॉड है, लेकिन सामान्य शब्दों में अगर बताऊं तो चारवाक दर्शन भी एक ऐसा दर्शन है जो ईश्वर को नहीं मानता या ईश्वर की सत्ता को खारिज करता है, और यह सुखवाद पर विश्वास करता है कि भाई जब तक रहना है सुखी सुखी जीवन व्यतीत करना। और इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, क्या कहता है? यावत जीवे सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जीवित रहें तब तक सुख से जिए, चाहे उधार लेकर ही घी पीना पड़े लेकिन पीते रहें। लेकिन जब तक जीवन जिएंगे मस्ती के साथ जिएंगे और हम उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। यह आध्यात्मिकता पर निषेध करता है, भगवान को नहीं मानता है। यह पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन्हीं चार चीजों को ही आधार मानता है, इसके अलावा ईश्वर पर नहीं बात करता है। और इसके अलावा जो चार पुरुषार्थ थे, चारों पुरुषार्थों को यह नहीं मानता है। चारों पुरुषार्थों में यह केवल अर्थ और काम को ही मानता है। क्या मानता है? अर्थ और काम। यानी पैसा कमाना ही सत्य है, और पैसा कमाने के साथ साथ संभोग या भोग या जीवोत्पादन या विवाह करके संसर्ग स्थापित करना स्त्रियों से, ये केवल दो को ही मानता है। यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में चारवाक दर्शन केवल दो को ही स्वीकार करता है, एक अर्थ को और एक काम को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नामवर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए है कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो यह हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका के विषय में यह कहा गया है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। उत्तरायण किसकी कृति है? उत्तरायण किसकी कृति है? ये राम कुमार वर्मा की कृति है। किसकी है? उत्तरायण किसकी कृति है? राम कुमार वर्मा की है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? ठीक है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, दरअसल ये जो रचना है यह है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ये ऑप्शन में नहीं है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि ने दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र में दलित साहित्य के लिए 10 चीजें बताई। 10 चीजें बताई कि 10 ऐसे तत्व हैं जिनके आधार पर हम दलित साहित्य का निर्धारण कर सकते हैं। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है? तो ये है फणीश्वर नाथ रेणु। और इसका संपादन किसने किया था? संपादन किया भारत यायावर ने। इसका संपादन किसने किया? भारत यायावर ने किया। अगर आप जीआईसी प्रवक्ता का पूरा बैच लेना चाहते हैं, DSSB टीजीटी हिंदी, या फिर टीजीटी पीजीटी 2026 का नया बैच लेना चाहते हैं, या टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस और रिवीजन बैच लेना चाहते हैं, बीपीएससी टीयर 4 का बैच लेना चाहते हैं, यूजीसी नेट का बैच लेना चाहते हैं, उत्तराखंड टीजीटी पीजीटी का बैच लेना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप करके हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। अभी नया साल का ऑफर 5 जनवरी तक चल रहा है।
9628 95 92 37 पर आपको व्हाट्सएप करना है। चिटिया हो तो हर कोई बातें इनमें से किसके पत्रों का संग्रह है? भारत यायावर ने संपादन किया था, रेणु के। साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? तो ये थे गणेश शंकर विद्यार्थी। आज पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? तो ये थे बाबूराव विष्णुराव पराडकर। ये कई बार सवाल पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित होती है? अब यह पत्रिका जो है 1999 से प्रकाशित होती है और इसके संपादक अशोक वाजपेयी। तो ये पत्रिका कौन सी है? तो बहुवचन। ये कई बार पूछी गई पत्रिका है। इसके अलावा तद्भव पत्रिका जो है यह अखिलेश लखनऊ से छपवाते हैं, अखिलेश यादव नहीं, अखिलेश हैं। यह पत्रिका भी त्रैमासिक है। पहल जो है वह ज्ञान रंजन की पत्रिका है और यह भी त्रैमासिक है, जयपुर से छपती है। वसुधा पत्रिका जो है यह स्वयं प्रकाश की है, जबलपुर से छपती है और यह भी त्रैमासिक पत्रिका है और ये तो आपके वर्धा से छपती ही है। बहुवचन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बहुवचन। एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो ये हो जाएगा मन्नू भंडारी। हादसे बहुत महत्वपूर्ण है रमणिका गुप्ता की। जो कहा नहीं गया, जो कहा नहीं गया, कुसुम अंसल। अन्य से अनन्या, अन्य से अनन्या प्रभा खेतान का, यानी राइट आंसर हो जाएगा मन्नू भंडारी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? कौन सी रचना एकांकी है? तो नदी प्यासी थी, धर्मवीर भारती की रचना है, नदी प्यासी थी एकांकी। ठीक है, अब बात करें विधा वाली रचना बड़ी खतरनाक होती है। परिंदे कहानी है, इसे हिंदी की पहली आधुनिक कहानी भी माना जाता है। इसी तरीके से गुल की बन्नू धर्मवीर भारती की ही कहानी है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुहाग के नुपुर उपन्यास है अमृतलाल नागर का, यह भी काफी महत्वपूर्ण रचना है। अगला, निम्नलिखित में से कृति आत्मकथा नहीं है। कौन सी कृति आत्मकथा नहीं है? तो अब मैं नचो बहुत गोपाल, अब मैं नचो बहुत गोपाल। अब ये क्या है? उपन्यास है। उपन्यास है, किसका है? अमृतलाल नागर का। बनारसी दास चतुर्वेदी की आत्मकथा है, पहली रचना अर्धकथा। निज वृत्तांत अंबिका दत्त व्यास की आत्मकथा है, अंबिका दत्त व्यास की आत्मकथा है। मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास की, श्याम सुंदर दास की आत्मकथा है। तो यहां पर अब नचियों में बहुत गोपाल यह उपन्यास है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। विधाओं से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, जिसको अच्छे से आप याद रखिएगा। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से, तो यहां पर जो पत्रिका है वागार्थ है। ठीक है, दुलारे लाल भार्गव वसुधा के संपादक हैं। वागार्थ की बात करें तो वागार्थ पत्रिका 1995 कोलकाता से प्रकाशित होती है और इसका प्रकार जो है वह एक प्रकार की मासिक पत्रिका है। तो ऐसे याद रखेंगे। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहां से हुआ? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन ध्यान रखिएगा 1954 और ये अर्ध
वार्षिक पत्रिका है, अर्धवार्षिक पत्रिका है, कहां से निकाली गई? इलाहाबाद से। यानी दो तरह का सवाल आता है, एक तो आता है नई कविता, नई कविता, और एक शब्द आता है नई कविता आंदोलन। एक आता है नई कविता आंदोलन, ठीक है। एक के जवाब जगदीश गुप्त है और एक के जवाब अंगेजी है। तो यह पत्रिका 1954 इलाहाबाद से। वंशी और मादल किसके गीत संग्रह हैं? वंशी और मादल किसके गीत संग्रह हैं? तो यह है ठाकुर प्रसाद सिंह का सोन मछरी मन बसी। सोन मछरी मन बसी रविंद्र भ्रमर की रचना है सोन मछरी। सोन मछरी मन बसी रविंद्र भ्रमर की है। इसी तरीके से माहेश्वर तिवारी, माहेश्वर तिवारी हर सिंगार कोई तो हो, हर सिंगार, हर सिंगार कोई तो हो, और श्री राम सिंह जो है, इनको जरूर याद रखिएगा, ये जो साहित्य है, कौन सा साहित्य है? शिकार साहित्य। हिंदी में शिकार साहित्य के लिए एक बड़ा नाम इनका मिलता है। अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा, प्रकाश चंद गुप्त हैं। रिपोर्टाज किसके लिए लिखा जाता है? तो मानवीय आपदा और दैवीय आपदा, ये दोनों आपदाओं के लिए यह रचनाएं लिखी जाती हैं, दैवीय आपदा हो या मानवीय आपदा हो। जैसे एक रचना रेणु की मिलती है, रचना का नाम है ऋण जल और रचना का नाम, उसी रचना का नाम है धन जल। तो ऋण जल और धन जल का मतलब क्या होता है? धन जल का मतलब बाढ़ और ऋण जल का मतलब होता है सूखा। तो जितनी मानवीय और दैवीय आपदाएं हैं, उनको आधार बना के जो लिखा जाता है वो क्या है? रिपोर्टाज है। जैसे मानवीय आपदा क्या है? मानव के द्वारा लाई गई युद्ध हो गया। दैवीय आपदा क्या हो गई? भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, या फिर बाढ़ हो गई, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, स्वराज भवन भी इनका एक बहुत महत्वपूर्ण है, स्वराज भवन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अल्मोड़े का बाजार और बंगाल का अकाल, बंगाल का अकाल, ये तीनों रचनाएं जो है इनकी रिपोर्टाज के रूप में कई बार पूछी जाती है। इसके अलावा तूफानों के बीच में, ये इनका काफी पूछा जाता है, तूफानों के बीच में रांगे राघव का। अगला है, निम्नलिखित में से एक रचना पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। तो पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है मेरे संधि पत्र, फाइल प्रोफाइल पांडे बेचन शर्मा, उग्र की रचना है। बच्चन जो है पत्रों में जीवन प्रकाश जोशी की है, जीवन प्रकाश जोशी की है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, और ये हरिवंश राय बच्चन के लिए है, ठीक है। तो मेरे संधि पत्र नहीं है, ये पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। गालिब छूटी शराब किसकी आत्मकथा है? तो गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया की है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। कमलेश्वर जो है, इनकी आत्मकथा 3 भागों में है। कमलेश्वर की आत्मकथा 3 भागों में है। जो मैंने जिया, जिसका पहला भाग है, दूसरा है यादों का चिराग, इनका दूसरा भाग है, और जलती हुई नदी। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि जलती हुई नदी किस विधा की रचना है। अगला सवाल है, प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अज्ञे जो थे वो प्रतीक पत्रिका के संपादक थे, और यह 1947 में पत्रिका निकली। और यह किस प्रकार की पत्रिका थी? तो यह पत्रिका द्विमासिक पत्रिका थी, 2 महीने में एक बार आती थी। सन 42 के संस्मरण
किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? तो यह श्रीराम शर्मा की संस्मरणात्मक कृति है। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शांत रस का। तो यहां मैं कुछ रस लिख रहा हूं, कुछ रस लिख रहा हूं जिसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना है, जिसका स्थायी भाव लिखना है। तो अनुराग, अनुराग जो है वह क्या है? स्थायी भाव है, अस्थाई भाव है, इसका आपको रस लिखना है। अनुराग का रस कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। इसी तरीके से सम, सम का रस आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसी तरीके से आश्चर्य, आश्चर्य का रस आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, ये आपको लिखना है। और इसी तरीके से आपको यह बताना है कि 10वां रस कौन सा है और उसके प्रतिस्थापक, प्रतिस्थापक आचार्य कौन है। इन सभी सवालों का जो सही जवाब देगा, नेक्स्ट क्लास में मैं उनका नाम लिखूंगा कि भाई कितने छात्र हैं जिन्होंने इसका सही जवाब दिया है। अनुराग का रस, सम का रस, आश्चर्य का रस कौन सा होगा, 10वां रस कौन सा है और उसके प्रतिस्थापक आचार्य कौन है, ये हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। मुलाकात करेंगे फिर आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप जीआईसी प्रवक्ता यूपी टीजीटी पीजीटी का नया बैच लेना चाहते हैं, इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी पुराना 2022 वाला रिवीजन और प्रैक्टिस बैच लेना चाहते हैं, DT+B टीजीटी, उत्तराखंड टीजीटी पीजीटी, बीपीएससी टीयर 4, जीडीसी और यूजीसी नेट का बैच लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 5 जनवरी तक आपके लिए बेस्ट ऑफर चल रहा है। एलटी ग्रेड, केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस मेंस का बैच लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेस्ट ऑफर चल रहा है 5 जनवरी तक। आप हमें केवल व्हाट्सएप करें, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। व्हाट्सएप नंबर है 9628959237। मिलते हैं फिर नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।